एंड वेलकम टू दिस स्पेशल पोस्ट बजट कवरेज। और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मिस्टर अभय अग्रवाल। ही इज मैनेजिंग डायरेक्टर एट पाइपर सेनेका एडवाइजर्स। वेलकम टू द शो मिस्टर अग्रवाल। थैंक यू वेरी मच। सर, पहले एक सवाल तो बजट का ही है, क्योंकि बजट रिसेंटली अनाउंस हुआ है। और क्या लगता है आपको, हाउ वुड यू डिफाइन द विजन एंड द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द बजट 2025? ये देखिए, जो बजट में एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट, एज समबडी हु आल्सो कवर्स द इकोनॉमी, एक पॉजिटिव बजट है। क्योंकि जो लोग कह रहे थे पिछले साल से, और हम भी कह रहे थे कि एक कंजम्पशन स्लो डाउन है, जी जो बायर्स हैं वो उन्होंने एक हाथ पीछे खींच लिया है खरीदने से। और वो इसलिए है कि तीन चीज़ें हो रही थी कि तो एक तो जो बाइंग पावर इसलिए कम हो रही थी कि पहली बात, एक इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट्स बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ जी जो टैक्सेस का स्ट्रक्चर है, जीएसटी का, वो इतना ज़्यादा था कि वो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। और तीसरी बात, जो ईएमआईज की कॉस्ट है वो भी बढ़ रही थी, जी क्योंकि ऑलमोस्ट 10% हमने इंक्रीज देखी है ईएमआईज की कॉस्ट में साल भर में। तो ये तीनों जी चीज़ें मिलके एक कंज्यूमर पे काफ़ी प्रेशर डाल रहे थे, बाइंग पावर कम हो रहा था। और उसका रिजल्ट हमने देखा, फेस्टिव सीजन में डिमांड बिल्कुल नहीं थी अच्छी, और उसका बिल्कुल। आफ्टर इफेक्ट दिसंबर तक और अभी भी दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि अब एक कंजम्पशन लेड ग्रोथ की जरूरत है। तो जी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो है वो तो होता ही रहेगा, पर इस समय एक जो रिटेल कंज्यूमर है उसके हाथ में पैसा देना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर कंजम्पशन होगी तो प्राइवेट कैपेक्स होगा, तो जॉब्स होंगे, तो फिर कंजम्पशन होगी। तो हमको एक वर्चुअस साइकिल में रहना बहुत जरूरी है एज अ ग्रोथ इकोनॉमी। तो अपना ओके। जो उनका मैंडेट था कि जी कंजम्पशन लेड ग्रोथ आए, उसको उन्होंने पूरी 100% फुलफिल किया है। उससे ज़्यादा ना किसी को उम्मीद करनी चाहिए थी जो उन्होंने किया, और अपने लिमिटेड कंस्ट्रेंट्स में रह के उन्होंने किया। मैं कहूँगा काफ़ी पॉजिटिव सिग्नलिंग है मार्केट के लिए भी कि एक ग्रोथ ओरिएंटेड गवर्नमेंट की पॉलिसीज रहने वाली है। और अब देखते हैं पॉलिसी फॉलो ऑन पॉलिसीज क्या आती है। बट ओवरऑल आई वुड से मैं इसको रेट करूंगा तो 8 to 9 आउट ऑफ 10 दूंगा इस बजट को। जी, जैसे कि आपने सर कहा कि कंजम्पशन बूस्ट के लिए बहुत कदम उठाए गए हैं। इनकम टैक्स के स्लैब्स जी। चेंज कर दी गई है। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। और होम अफोर्डेबल हाउसिंग पे भी काफी जोर रहा है। तो बजट के बाद कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि हमको ध्यान में रखने चाहिए फॉर से नेक्स्ट 1 to 2 years? इसमें क्या होगा कि एक जो बाइंग रुकी हुई थी डिस्क्रिशनरी सेगमेंट में, जिसको हम कहते हैं जी। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, जहाँ पे गाड़ियां हैं, जैसे हम्म ऑटोमोबाइल्स हैं, दूसरी तरफ होम इम्प्रूवमेंट है, रियल एस्टेट इटसेल्फ है। होम इम्प्रूवमेंट हम्म में आता है पेंट, पॉलिश, प्लाईवुड, ये हम्म सेक्टर्स आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो एक डिमांड इसमें रुक गई थी, वो थोड़ी वापस आएगी। तो जो बीटन डाउन स्टॉक्स हैं थोड़े, उनको मुझे लगता है कि हम्म, थोड़ी रिस्पाइट मिलेगी। दूसरी तरफ जो थोड़ा बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज पे जो हमने प्रेशर देखा, जी एनपीएस का रिकवरी नहीं हो पा रही थी, कस्टमर्स के पास, उनके बॉर्डर्स के पास पैसा ही नहीं था। आई मीन जेन्युइनली हमने देखा रिटेल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे लोग देना चाहते थे, कोई नहीं चाहता कि डिफॉल्ट करे, पर जी हाथ में पैसा नहीं था तो नहीं दे पा रहे थे। तो मुझे लगता है बैंकिंग, फाइनेंशियल, जो माइक्रो अनसिक्योर्ड लेंडर्स हैं, एमएसएमई को लेंडर्स हैं, उनमें रिस्पाइट हम्म वापस आएगी। तो कुछ एनबीएफसीज और छोटे बैंक्स हैं जो काफी पिट गए थे, हम्म जिनके स्टॉक्स मुझे लगता है उनको एक वापस अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तीसरा एक इंश्योरेंस सेक्टर है जो मुझे लगता है इस पे सरकार का फोकस है कि इंश्योरेंस को जी कैसे बूस्ट करें। हम्म जीएसटी मुझे लगता है उसमें से निकल जाएगा तो एक बूस्ट आएगा। और चौथा सेक्टर गीतू है एग्रोकेमिकल का, क्योंकि आपने देखा होगा इस बजट में काफी एग्रीकल्चर पे, कृषि पे काफी फोकस था, काफी बातें भी करी राइट। गई। और मुझे लगता है उसको पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो हमारी जो एग्रोकेमिकल कंपनीज हैं उनको पूरा फायदा मिलेगा इसका। तो ये चार सेक्टर मुझे लगता है कि अगले 2 साल तक आउट परफॉर्म करेंगे मार्केट को। अबे सर, अभी तो काफी दिक्कतें हमें यूएस से मिल रही है, बिकॉज जी। ट्रम्प टैरिफ जो है और ट्रम्प टैंट्रम जिसे हम बोलते हैं वो अब चालू हो चुके हैं। पहले तो कनाडा, मैक्सिको और चाइना, जिसमें से अब कनाडा एंड मैक्सिको आर आउट, बट चाइना ने रिटेलिएटरी टैरिफ भी लगाने की बात कही है, 15% ऑन ऑयल एंड गैस एंड एग्री प्रोडक्ट्स। इसके बीच में इंडिया कैसे प्लेस्ड है? आई मीन, बजट तो ठीक है, अनाउंसमेंट्स हो गई, घोषणा हो गई, कंजम्पशन बूस्ट हो गया, बट अगर टैरिफ वॉर छिड़ती है तो हाउ डू यू सी इट प्लेइंग आउट?
ये देखिए थोड़ा एक ग्लोबल कंजम्पशन पे प्रेशर आएगा, क्योंकि जो टैरिफ से क्या होता है कि जो जिन कंपनीज ने टैरिफ लगाया, यूएस ने टैरिफ लगाया, तो यूएस में ही हम्म, इन्फ्लेशन बढ़ने के का डर है। जी। क्योंकि टैरिफ का मतलब है कि जो चीज़ आप इंपोर्ट कर रहे हैं सडनली वो महंगी हो गई। तो एक तरह से राइट। एक पॉपुलिस्ट मेथड है, पर उसका जो एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है वो नेगेटिव होता है। और जिस तरह के प्रेसिडेंट हैं अभी, डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन हैं, तो मुझे लगता है पॉस्चरिंग थोड़ी ज़्यादा होगी, पर टैरिफ्स इतने ओके। लगाएंगे नहीं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि इस समय यूएस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यूएस डॉलर बहुत स्ट्रांग है, और वो इसलिए स्ट्रांग है कि यूएस में इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं, और यूएस में इंटरेस्ट रेट इसलिए हाई है कि इन्फ्लेशन ऑलरेडी हाई है। तो उनको एक तरफ ये प्रयास करना पड़ेगा कि कैसे इन्फ्लेशन को कम करें और यूएस डॉलर को वीकन करें कि यूएस के एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव हों, और दूसरी तरफ प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करें डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। तो मुझे लगता है ये जो डोमेस्टिक प्रोटेक्शन है यूएस का, ये थोड़ा एक पॉस्चरिंग है, कि हम कर देंगे ऐसा, और कंसेशन चाहते हैं वो बाकी कंट्रीज से। चाइना के साथ उनका एक लव हेट रिलेशनशिप है, इतने सालों से वो प्रोटेक्शनिज्म की बात कर रहे हैं, पर साल दर साल जो हमने डेटा देखा है, चाइना से उनके इंपोर्ट्स बढ़े ही हैं हर साल। और चाइना जी। सरवाइव नहीं कर सकता यूएस के बिना, यूएस सरवाइव नहीं कर सकता चाइना के बिना। राइट। तो पॉस्चरिंग है, चलती रहेगी। मुझे लगता नहीं कि कोई इसका लास्टिंग नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा ग्लोबल ट्रेड पे, या इंडिया पे भी इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा बियॉन्ड अ पॉइंट। अबे सर, आप एफपीआईज की वापसी कब तक देखते हैं? बिकॉज दे हैव बीन दे हैव बीन सेलिंग जी पिछले 4 महीने 5 महीने पे, देखे वो रुक नहीं रहे। जी और ये बिल्कुल आपने सही समझाया कि यूएस मार्केट्स आर बॉयंट, जी। वहां पे इंटरेस्ट रेट बॉन्ड यील्ड्स आर ऑन अ हायर साइड, डॉलर इज स्ट्रॉन्ग। तो वापसी लगती भी है, या फिर आपको लगता है कि अपने ही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस आर गोइंग टू बी पुटिंग मनी इनटू द मार्केट्स? देखिए पूरी आस तो पूरी है कि वापस आएंगे, और उनके और आना मुझे लगता है लाजमी है, क्योंकि आप देखें पिछले 6 महीने में करीब 1.25 लाख करोड़ की सेलिंग हुई है एफपीआईज की, और उसमें 70,000 करोड़ सिर्फ जनवरी के महीने में हुई। तो जी। जनवरी में एफपीआईज की सेलिंग की वजह से हमने देखा मिड कैप स्मॉल कैप जो इंडेक्स है, इंडेक्स लेवल पे ही 8 से 10% गिरे, और कुछ बड़े स्टॉक्स भी मिड कैप स्मॉल कैप में 30 से 40% का करेक्शन देखा हमने। तो उसका एक रीजन ये है कि एफपीआईज की सेलिंग की जगह मैं कहूंगा डंपिंग थी, एक तरह से एक तरफा सेलिंग थी कि किसी भी ट्रू। प्राइस पे निकले। ये एक बड़ा अजीब सा बिहेवियर है, इसलिए एक बिहेवियर इसलिए भी है कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट नहीं होगा। पर काफी एक बड़ा सेगमेंट है एफपीआईज का जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की तरह भी बिहेव करता है, और यही वही पैसा है ओके। जो बाहर गया है। मुझे लगता है कि अब जो सेलिंग है अगर होगी भी तो इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं होगी जितनी हुई। तो मुझे अब एफपीआई की कंटिन्यूस सेलिंग से मार्केट गिरेगा इसका डर नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि आ, थोड़ा भी यूएस डॉलर वीकेन होगा, थोड़ा भी यूएस में बॉन्ड डील सॉफ्टन होंगी, तो हम देखेंगे इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा वापस आएगा एफपीआई का, और इंडिया को उसमें सबसे ज्यादा शेयर मिलेगा, क्योंकि रियल ग्रोथ इकोनॉमी इंडिया की है अभी। तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, ये कहना बड़ा मुश्किल है कब होगा, पर होगा जरूर। हो सकता है इसी महीने हो जाए, हो सकता है आज ही हम एक पॉजिटिव फिगर देख लें एफपीआई का। पर वो होगा जरूर। मुझे नहीं लगता कि इससे एफपीआई एक सब बेच के अपने घर चले जाएंगे। उनका ऑलरेडी शेयर 21% से गिर के 16% के भी नीचे आ गया है टोटल होल्डिंग का। तो वो जी। बहुत ही जी। मतलब 20 साल में सबसे कम लेवल है। तो मुझे नहीं लगता कि वहां तक रहेगा, वो डेफिनेटली बढ़ेगा वापस गीतू। हम्म। अबे सर, आपने डॉलर स्ट्रेंथ की बात की, और रुपी वीकनेस की भी हम बात करते हैं। इट्स बेसिकली डॉलर स्ट्रेंथनिंग व्हिच इज पुटिंग प्रेशर ऑन द आईएनआर। और अगर रुपी ऐसे ही वीक लगता है, तो कितनी संभावनाएं हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आने वाली पॉलिसी में ब्याज दर में कटौती कर पाएंगे? बिकॉज अभी जो एनालिस्ट के पोल है वो कहते हैं कि 25 बेसिस पॉइंट, मेजोरिटी ऑफ द देम आर सेइंग 25 बेसिस पॉइंट, और कुछ ऐसे भी कहे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हो सकता है कि फ्रंट लोडिंग की जाए और 50 बेसिस पॉइंट की कटौती भी हो। पर अगर रुपये की वीकनेस देखे, तो उसको देखते हुए आपके यहाँ पे व्यू क्या बन रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा आपने, क्योंकि ये आरबीआई के लिए तीन चीज बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कि आप एक तरफ आपका एक जिम्मेदारी है कि ग्रोथ पे इनडायरेक्टली फोकस करें, क्योंकि आरबीआई का जी। मैंडेट ग्रोथ पे नहीं है। उनका मैंडेट है कि आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें, और डिमांड साइड की जो इन्फ्लेशन है उसको ना आने दें। तो जी। इसके चलते बड़ा इंटरेस्ट रेट काटना और मार्केट को ये सिग्नल देना कि आप एक डविश
मोड में जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आरबीआई हम्म, वो करेगा। मुझे लगता है कि ओके। आरबीआई, जैसे आपने कहा, 87 रुपीज ऑलरेडी हो गया है डॉलर, और हम्म, अगर ज़्यादा बड़ा कट काटा तो रुपी और हम्म, गिर जाएगा, जिसपे जो आरबीआई मुझे नहीं लगता चाहेगा कि हम्म, बहुत ज़्यादा भी गिर जाए, क्योंकि एट मैक्रो लेवल थोड़ी अनसर्टेनिटी क्रिएट जी। हो जाती है इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स दोनों के दिमाग में। सो हम्म, एक कैलिब्रेटेड जो डेप्रिसिएशन है रुपी का, उसे आरबीआई सपोर्ट करेगा। तो मुझे लगता है 25 बेसिस पॉइंट जो है, जो एस्टिमेट है वो रहेगा, क्योंकि वो एक थोड़ा पॉलिटिकल एंगल भी है उसमें कि अगर जी। हमने जी। बजट में रिलीफ दिया तो आप भी इंटरेस्ट हम्म, रेट कम करिए। तो हम्म, मुझे उससे ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं है, पर उसके साथ में एक आरबीआई का एक हॉकिश स्टैंस भी रहेगा मार्केट्स के लिए कि देखिए हमने दिया है ये, पर ये मत उम्मीद हम्म, करिए कि अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आता कि हम ये देते हम्म, रहेंगे। तो हम्म, आरबीआई आई थिंक वेट करेगा नेक्स्ट पॉलिसी मीट की कि यूएस में रेट्स का क्या हो रहा है और उसका हम्म, इम्पैक्ट रुपी पे क्या आ रहा है, टू डिसाइड कि नेक्स्ट कट कब आएगा। हम्म, हम्म। बिल्कुल होगा। इन्फ्लेशन को लेके अभी भी चिंताएं बढ़ रही हैं, बिकॉज हम टैरिफ्स के बारे में बहुत सारी खबरें यहाँ पे सुन रहे हैं। तो ऐसे में सर, जो हमने रीसेंट करेक्शन मार्केट्स में देखी, इंडिया की वैल्यूएशंस लेके बहुत ज्यादा खबरों में रहा है इंडिया, और वैल्यूएशंस अभी भी उतने कम नहीं हुए हैं। इट्स जस्ट बिकॉज अगर हम लार्ज कैप्स को देखें तो वहां पे थोड़ा बहुत फेयर वैल्यूएशंस के आसपास कुछ स्टॉक्स या कुछ सेक्टर्स आ चुके हैं, बट ओवरऑल ब्रॉडली अभी भी ओवर वैल्यूड ही है। और मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स जहाँ पे करेक्शन थोड़ी डीप रही है, लेकिन रेजिलियंस भी बहुत रही है। आप देखेंगे कि करेक्शन के बाद उभरे भी है बाजार हमारे। तो ऐसे में आपको वेयर डू यू सी द मार्केट्स नाउ फ्रॉम हेयर ऑन? क्या आपको लगता है कि जो जितनी करेक्शन होनी थी वो हो चुकी है, या फिर आपको लगता है कि अर्निंग्स को देखते हुए 3 क्वार्टर्स हैव नॉट बीन गुड, एट मॉडरेशन देखने को मिली है अर्निंग्स में, तो अभी दिक्कतें और हो सकती ये देखिए, हमने एक मार्केट्स में एक तरफा रैली देखी कोविड के बाद में, और आई थिंक 4.5-5 साल के बाद एक लाजमी है कि मार्केट थोड़ा एक ब्रीदर ले, जी। क्योंकि जिस तरह से डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का पैसा आया, काफ़ी सेक्टर्स, काफ़ी स्टॉक्स ऐसे थे जो हाइप अप हो गए और ओवर प्राइस हो गए। जी। और मार्केट क्या है, एक शॉर्ट टर्म में एक पॉपुलैरिटी मशीन की तरह रहता है, पर लॉन्ग टर्म में फिर वो अर्निंग्स पे ध्यान देता है कि अर्निंग्स की ग्रोथ क्या राइट। है। तो जो एट अ निफ्टी लेवल मार्केट, मुझे लगता है फेयर वैल्यू रेंज में है, अराउंड 19.8 टाइम्स FY26 अर्निंग्स पे है, 17 टाइम्स FY27 अर्निंग्स पे है। तो एट द ब्रॉड लेवल मार्केट में ओवर वैल्यूएशन हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड्स पे नहीं है। जी। मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा थोड़ा एक बबल सा फॉर्मेशन हो गया था इन सर्टेन हम्म, सेगमेंट्स। मैं पूरा पूरा हम्म, सेक्टर नहीं कहूँगा, अपॉर्चुनिटीज अभी भी हैं, पर हम्म, जो बबल फॉर्मेशन हुआ, अब मुझे लगता है कि जो हमने 30-40% के स्टॉक स्पेसिफिक करेक्शंस देखे जनवरी में, वो राइट। बबल काफी डिफ्लेट हो गया है। पर हम्म, जब आप एक बेरिश मार्केट, करेक्शन के मार्केट में होते हैं, तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये कहना कि कहाँ पे हम्म, रिवर्स होगा मार्केट, क्योंकि ट्रू। वो मालूम नहीं, वो फ्लोज पे डिपेंड करता है। और हम यही कह सकते हैं कि अब आप किस जोन में आ गए हैं कि आपको अगर रिटर्न बनानी है तो ये फेयर वैल्यू है जहां पे आपको निबल करना चाहिए। अब मार्केट ऐसा भी नहीं है कि आप सारा पैसा जो है अपना लगा दें, पर ऐसा भी जी। नहीं है कि कोई निकल जाए। तो जो लंबे समय तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरी सलाह उनको यही है कि आप मौका देख के जो आपके फेवरेट स्टॉक्स हैं, जिनमें आपको कॉन्फिडेंस है, या म्यूचुअल फंड्स हैं, उसमें ड्रिप करते रहिए कैपिटल, क्योंकि हम्म, बॉटम कहाँ पे किसी को मालूम नहीं, और उसको कैच करने पे ध्यान भी नहीं देना चाहिए। एज अ हम्म, इक्विटी एलोकेशन मैकेनिज्म ड्रिप करते रहे धीरे धीरे करके। और हमारी भी फंड की यही स्ट्रैटेजी है, जो नया पैसा आ रहा है वो हम एक साथ नहीं जी। डाल रहे हैं, उसको धीरे धीरे हम्म, करके ले रहे हैं, क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट में बेनिफिट भी मिलता है वॉलेटिलिटी से। सो मेरी सलाह हम्म, यही है कि इसको एज अ एक्यूमुलेशन अपॉर्चुनिटी समझें लंबे समय में। कोई डाउट नहीं है कि इंडिया आउट परफॉर्म करेगा और वेल्थ क्रिएट करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट्स, और ऐसे फेजेस आते जाते रहेंगे। और जब इन्वेस्टर्स पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमेशा यही सोचते हैं कि अरे उस टाइम मार्केट गिरा था, उस टाइम ले ट्रू। लेता तो कितना अच्छा होता। पर जब गिर रहा होता है तो कॉन्फिडेंस डेफिनेटली शेक हो जाता है। लेकिन सर, इस बार तो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स की कॉन्फिडेंस की दाद देनी चाहिए। जी जब मार्केट्स जी गिर रहे थे तो विल गेटिंग क्वेरीज की जी हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है तो हम निवेश करें या नहीं करें, या एसआईपी में लगाए या नहीं लगाए। तो ये तो चेंज हुआ है। और बजट के बाद ये भी माना जा रहा है कि जितने भी रिलैक्सेशन मिली है कॉमन मैन को, एसआईपी में पैसा उतना ही तेजी से वापस आना शुरू हो जाएगा। आप भी ऐसा मानते हैं?
नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूँ, मैं बहुत दाद दूँगा हमारे जो निवेशक हैं, जो भारतीय निवेशक हैं, काफ़ी समझदार हैं। मतलब लोग ऐसे देंगे रिटेल इन्वेस्टर है, इमोशनल है, ऐसे ही हुँ, रिएक्ट करते हैं, घबरा जाते हैं या एक्साइट हो जाते हैं। पर मैं जितना इंटरैक्ट करता हूँ, मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा। मुझे लगता है कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, काफ़ी पढ़ते हैं, समझते हैं और जो कंटेंट अवेलेबल है मीडिया पे भी और थ्रू अदर फॉर्म्स, क्योंकि जो सवाल पूछते हैं वो बहुत ही अच्छे सवाल होते हैं। जैसे आपने कहा ये जो एटीट्यूड है कि देखिए करेक्शन हुआ डीप, तो एक अपॉर्च्युनिटी की तरह देखूँ उसको, उसको हुँ, छोड़ के भाग ना जाऊँ। तो मैं कहता हूँ ये हमारा जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में बहुत मैच्योर हैं और उनको क्रेडिट नहीं मिलता है फ्रैंकली जितना उनकी मैच्योरिटी का। हुँ, तो और मुझे लगता है कि ये जो हमारा अभी मार्केट कैप जैसे है 4 साढ़े 4 ट्रिलियन डॉलर का है मार्केट कैप, ये बढ़ के हुँ, 6 ट्रिलियन होगा, 8 ट्रिलियन होगा, 10 ट्रिलियन होगा, यूएस का तो 50 है, चाइना का 20 है, तो हम भी उसी डायरेक्शन में जाएँगे। तो उसको हुँ, मार्केट कैप तभी बढ़ेगा जब नए इन्वेस्टर्स और जुड़ेंगे, जो एक्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो एलोकेशन बढ़ाएँगे जैसे उनकी अर्निंग्स बढ़ेगी। तो ये तो एक सेक्युलर साइकिल है कि तो ये तो होना ही है और होता ही रहेगा। हुँ, हुँ। अभय सर, एक आखिरी सवाल मैं पूछती हूँ आपसे, क्योंकि बहुत सारे न्यू इन्वेस्टर्स जो है इस मार्केट में जुड़ना चाहते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि कौन से फंड में इन्वेस्ट करें। वो प्योर इक्विटी में जाए, थीमेटिक में जाए, बैलेंस में जाए, हाइब्रिड में जाए। बहुत सारे फंड्स की वैरायटी होती है, और इस वोलेटाइल मार्केट को देखते हुए आपको कैसे लगता है कि कैसे नेविगेट करना चाहिए इस मार्केट को, और व्हिच आर द फंड्स दैट दे शुड लुक एट दिस पॉइंट इन टाइम? हाँ। देखिए, मुझे लगता है कि अगर कोई इन्वेस्टर है, यंग इन्वेस्टर्स हैं या पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, कॉशियस रहना चाहते हैं, तो एक एंट्री लेवल पे बेस्ट स्ट्रैटेजी है, एक डाइवर्सिफाइड फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करें, जिसका बड़ा एयूएम है और बड़ी मैनेजमेंट टीम है। उसका फ़ायदा ये है कि वो एक लार्ज कैप्स में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, तीनों सेगमेंट्स में इन्वेस्ट करेंगे और हुँ, हुँ, तो एक सेफ्टी का, ग्रोथ का, दोनों का उसमें अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है ऐसे फंड्स में। हुँ, थीमेटिक हुँ, फंड से दूर रहें क्योंकि थीमेटिक फंड्स में क्या होता है कई बार जो थीम्स हैं, जैसे डिफेंस की चली थी राइट, आपने देखा, फिर उस समय जी, म्यूचुअल फंड लॉन्च हुए, अब वो 30-30% उनकी एनएवी डाउन है। अगेन ट्रू, वो एक अपॉर्च्युनिटी भी हो सकती है, ये नहीं कि वो डाउन है तो हुँ, अब हमेशा डाउन रहेगी, पर क्या होता है जो थीम्स पॉपुलर होती हैं उसको चेज़ करें तो थोड़ा करेक्शन का डर ज़्यादा रहता है। व्हेयरएज़ राइट, लार्ज फ्लेक्सी कैप फंड एक सारी अपॉर्च्युनिटीज़ को कवर करता है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर एंट्री लेवल है, अर्ली है, तो एक फ्लेक्सी हुँ। कैप फंड के साथ जाएँ, तो वो आपको सेफ्टी और ग्रोथ दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा। अबे सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आज हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो थैंक यू। मच फॉर दिस इनसाइट ऑन बजट एंड मार्केट्स। थैंक यू गीतू, माय प्लेज़र। थैंक यू।